नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। छत्तीसगढ़ में युवा पत्रकार की हत्या में कांग्रेसी कनेक्शन। बीजेपी अब बता रही है कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बात करेंगे इस पर। शीश महल पर बड़ा खुलासा। अब आलीशान शीश महल नहीं छोड़ रहा है केजरीवाल का पीछा। और इसके साथ ही साथ बात होगी कि गारंटी से उधार तक के सफर की देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों में कर्नाटक आखिर क्यों दक्षिण के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा उधार लेने वाला राज्य बन गया है। क्या कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटी स्कीम ने राज्य की आर्थिक स्थिति को हिला दिया है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री का देश को रेल सेवाओं से जुड़ा बड़ा उपहार। नए जम्मू रेल मंडल का किया शुभारंभ। रायगढ़ रेलवे मंडल भवन का हुआ शिलान्यास। चरलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन। पत्रकार की हत्या में कांग्रेसी कनेक्शन से छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल। सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या में गिरफ्तार आरोपी निकला कांग्रेस का पदाधिकारी। बीजेपी ने पूछा सवाल, कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। आलीशान शीश महल नहीं छोड़ रहा केजरीवाल का पीछा। कई गुना लागत बढ़ाने और करोड़ों रुपए के ऐशो आराम पर बीजेपी ने मांगा जवाब। कांग्रेस का शीश महल के मिनी बार पर कटाक्ष, बताया शराब घोटाले की प्रेरणा। और तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान पर घिरी स्टालिन सरकार। राष्ट्रगान न होने के विरोध में सदन से चले गए राज्यपाल। अनुरोध के बावजूद राष्ट्रगान पर नहीं माने सीएम और स्पीकर। तो सबसे पहले बात करेंगे पत्रकार की हत्या में कांग्रेसी कनेक्शन। आखिर किसी पत्रकार की हत्या में अगर किसी बड़े पदाधिकारी कांग्रेसी का नाम आए तो क्या हो। सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार था। आरोपी को कल देर रात एसआईटी ने हैदराबाद से हिरासत में लिया। बस्तर पुलिस सुरेश चंद्राकर से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने बीजापुर में एक सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस सड़क के निर्माण का ठेका सुरेश चंद्राकर ने लिया था। मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण और उसकी टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस बीच 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके ने लिया था। और पत्रकार की डेड बॉडी पुलिस को 3 दिन बाद सेप्टिक टैंक से मिली थी और सुरेश चंद्राकर ही वो ठेकेदार था जिसकी प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल फटने की रिपोर्ट, लिवर के 4 टुकड़े, 4 पसलियों के टूटने और सर पर वार, हाथ कटे हुए, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी। यानी नृशंस तरीके से मारा गया था। विशेष बात है कि आरोपी सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव पद पर रहा है। बीजेपी अब कांग्रेस पर इस मामले को लेकर हमलावर है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। घृणित येन केन प्रकारण की राजनीति में परिचायक कांग्रेसियों, जरा अपने गिरेबा में झांक कर देखो। मोहब्बत की तथाकथित कांग्रेसी दुकान से तरह तरह के अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी हैं तो सरगना कौन? राहुल गांधी जवाब दो, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ? यह बीजेपी ने सवाल पूछा है। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि सुरेश बीते दिनों बीजेपी में शामिल हो गया था।
उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए, यानी राज्य सरकार पर। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पत्रकार की हत्या के मामले में पलटवार किया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि जोर जोर से चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। भूपेश जी, कांग्रेस नेता की संलिप्तता उजागर होने पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा भ्रष्टाचारियों और हत्यारों के ठेकेदार न बने भूपेश बघेल। भूपेश जी, ये सुशासन की सरकार की चेतावनी है, हर अपराधी को जेल की हवा खानी है। ये उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक बार फिर चेतावनी दी है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार मुस्तैदी से इस पर कार्रवाई कर रही है और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई है, उसके प्रति संवेदना है और निंदनीय है, लेकिन सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिए हैं, 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, एससी मोर्चा का पदाधिकारी था और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे और ठेकेदार के सारे अकाउंट वगैरह सील कर दिए गए हैं, उसके अवैध जो कब्जे हैं उसको भी हटाए गए हैं। और एसआईटी इंचार्ज मयंक गुर्जर ने बताया है कि आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में विस्तार से जांच हो रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो इस खबर पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको यहां से सीधा ले चलेंगे लाइव बीजेपी मुख्यालय, जहां संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, आप सभी जानते हैं। अब ये फ्लैग स्टाफ रोड कोई आज का मकान नहीं है, जैसे यहाँ एमपीज के मकान होते हैं, सारे एमपी मिनिस्टर इत्यादि रहते हैं, ये पुराने जमाने के मकान हैं। कभी कभी इनमें रिनोवेशन होता है, रिनोवेशन होने के बाद ये रहने लायक बनते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020, 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। और ये रीमॉडलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, ये पूरा डेमोलिश करके, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी ये, उसको पूरा डेमोलिश करना होगा और उसके ऊपर एक एडिशनल स्टोरी बिल्डिंग बना करके एक और मंजिल ऐड करना होगा और बड़े रूप से इस मकान को बनाना होगा। और ये प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, और 1 दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। विश्व में मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रपोजल आज दिया गया और आज ही मान लिया गया है, तुरंत मान लिया गया। अब मान लिया गया तो क्या हुआ, तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है।
लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। एस्टिमेशन आपने किया और टेंडर निकाला 8 करोड़ 62 लाख रुपए का। मतलब 13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा जो एस्टिमेट आपने खुद किया था। अब उसके बाद अप्रैल 2022 में यह काम कंप्लीट हुआ। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होकर दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया? मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टीमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। और क्या क्या इसमें घोटाला हुआ सीएजी और क्या कहती है? सीएजी कहती है देखिए कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है और बोलता है हाँ यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ये बनेगा, फलाना बनेगा। तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं? सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है। और केजरीवाल जी तो वो जो एक डबल एक्सल शर्ट पहन के एक रेनॉल्ड का पेन लगा के एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है। अपना एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, मगर कंसल्टेंट के लिए कि उनका शीश महल कौन बनाएगा उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर? स्पॉट कोटेशन। मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए और 3 कंसल्टेंट में से सीएजी लिखती है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए। उसके बाद देखिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। अब कोई भी घर बनता है, मकान बनता है, रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है कि हाँ ये जो है ये ग्लास का ढकने वाला सामान है, ये कितने का आएगा, ये 20 रुपए का या 25 रुपए का आएगा। अब उसमें क्या हुआ, ये 20-25 रुपए का, चलिए ये 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 हो सकता है। अब 30 का 200 रुपए तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिपीटेड एस्टीमेट, हर तीसरे चौथे दिन इनका एस्टीमेट बदलता गया जो इन्होंने एस्टीमेट दिया था। और उसके पीछे सीएजी कहती है नो जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड पीडब्ल्यूडी इंक्रीज्ड बिल्डअप एरिया। सबसे पहले तो एस्टीमेट होता है कि घर का हम कितने एरिया में घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टीमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्होंने बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट,
मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में, क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे, और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वायर फीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस होता है, हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन होता है कि टूटी होगा तो इस प्रकार का होगा, उसके डोर नॉब्स होंगे तो इस प्रकार के होंगे, टोटो तो बाद में, टॉयलेट होगा तो इस प्रकार का होगा, इस सब की स्पेसिफिकेशन होती है। इस सब स्पेसिफिकेशन का इन्होंने अल्टरेशन किया, सबको बाद में बदला, बाद में पहले कुछ और लिखा, बाद में उसमें ऐड कर दिया और स्पेसिफिकेशन को बदल दिया, जिससे कि पीडब्ल्यूडी को अपने प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को 4 बार बदलना पड़ा, 4 बार बदलना पड़ा। और एक जगह तो ऐसे हुआ, देखिए पेमेंट कैसे होता है, आपको ये खरीदना है तो पहले आप एस्टीमेट बनाएंगे, एस्टीमेट बनाने के बाद अप्रूवल आएगा कि हाँ हम ये खरीदेंगे, फिर आप जाके मार्केट में ये खरीद के लेके आएंगे, 25% का ये खरीद के आप लेके आए। मगर पहले मैं खरीद के ले आऊंगा 300 रुपए का और पेमेंट बाद में होगी कि ठीक है 300 का खरीद दिया, दे दो। सीएजी यहां पर कहती है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन कि आप खर्चा करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ये 9.34 करोड़ रुपए का काम होने के 2 महीने बाद मिला, काम हो गया। जो चीज बाजार से खरीदना था, बल्कि नहीं खरीदना था, वह हायर क्वालिटी चीज खरीद के लगा दी गई केजरीवाल जी के टेस्ट के मुताबिक, और उसके 2 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया, हाँ ठीक खरीदा है आपने और एक्सपेंडिचर आप कर सकते थे। अरे पहले एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, उसके बाद वो खरीदी जाती है। मगर मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में यहां काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब सीएजी टेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाती है। आर्बिटरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द बिडर, आर्बिटरी अपने मन मुताबिक बिडर का इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किया। नॉट रेस्टोरिंग टू ओपन टेंडर, ओपन टेंडर प्रोसेस को दरकिनार किया, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव रेट से वंचित रही। अब कंपटीशन होगा तो मैं बोलूंगा मैं 10 करोड़ में बनाऊंगा, तो ये आके बोलेंगे नहीं मैं 7 करोड़ में बना दूंगा, तो आप आके बोलेंगे मैं 5 करोड़ में बना दूंगा, तो सरकार 5 करोड़ रुपए में जो बना देगा उसी काम को तो उसको देगी। मगर यहां पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुआ ही नहीं, इन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग किए बगैर, ओपन टेंडर किए बगैर इन्होंने किसी को टेंडर दे दिया, जिसके कारण 25 करोड़ 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े। 25 करोड़ 80 लाख रुपए, ये सीएजी कह रही है। आप सोच के देखिए, आउट ऑफ टोटल एग्रीमेंट आइटम्स द क्वांटिटीज अमाउंटिंग टू 4.3 करोड़ वे एग्जीक्यूटेड इन एक्सेस। बहुत सारे आइटम इन एक्सेस एग्जीक्यूट हुए। कहा गया था कि आपको ये खरीदना है, मगर आपने उससे अधिक रेट में खरीदा। जैसे ये आइटम्स में एनेक्सर में है, कौन कौन से आइटम है, कुछ उदाहरण देता हूं। फर्स्ट एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, ये लकड़ी लगेंगे। सोचिए, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, और उसका सब्स्टिट्यूट हो गया सुपीरियर क्वालिटी बर्मा टीक, मतलब फर्स्ट क्लास के ऊपर और एक सुपीरियर क्वालिटी है। तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ? 5,12,729 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब डोर हैंडल, एग्रीमेंट किसका हुआ था? ब्रास लेवल हैंडल, ब्रास का लीवर हैंडल लगेगा। अब उसके बदले में इन्होंने ब्रास के बदले में स्टेनलेस स्टील हैंडल किया, जिसके कारण 5,40,000 करोड़ रुपए, 40,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। और ठीक उसी प्रकार विट्रिफाइड फ्लोर टाइल, उसके बदले में इटालियन मार्बल स्टोन, इटली से आया इटालियन मार्बल, हाँ लाइन से, ठीक इटालियन मार्बल स्टोन आया, तो इस पे अधिक खर्च हो गया 9,14,000 रुपए का। आप सोचिए। और उसके बाद थर्मोस्टाट शावर मिक्सचर विथ 3-वे डाइवर्टर, अच्छा वो गरम गरम पानी से नहाएंगे, उसका जो है वो
था पहले थर्मोस्टेट शावर मिक्सर विथ 3-वे डाइवर्टर, 3 तरह से पानी निकलेगा। बाद में ये सब्स्टिट्यूट हो गया थर्मोस्टेट शावर मिक्सर विथ हाई फ्लो थर्मोस्टेट ट्रिम, बहुत हाई पावर से आएगा, जिसके कारण लगभग 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। फिर ये था TOW रिसेस्ड LED लाइट्स, जिसके बदले में अब 12W, अच्छा ये 10 वाट का रिसेस लाइट था, अब ये 12 वाट की LED लाइट आ गई, जिसके कारण 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। 45 लाख रुपए। अब मैं तो ये आइटम्स बहुत सारे हैं, पढ़ पढ़ के थक जाऊंगा, और बहुत बार पढ़ भी चुका हूं पहले, मुझे पता नहीं था ये कंपैरिजंस, इस बार कंपैरिटिव्स आए हैं। जो आइटम्स फॉर सुपीरियर स्पेसिफिकेशन, एक्स्ट्रा आइटम, जिनके विषय में कोई एग्रीमेंट नहीं हुई थी, पहले तो एग्रीमेंट हुआ था, एक्स्ट्रा लिया, अब एग्रीमेंट भी नहीं हुई थी, उसके बाद भी ले लिया, वो है प्री फैब्रिकेटेड लिफ्ट एंड स्लाइडिंग डोर्स, जिसके कारण 61 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। मॉड्यूलर किचन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर में एक एक किचन था, पता नहीं एक में चाय, एक में रोटी, एक में सब्जी बनती होगी, और कुल मिलाकर के इसमें 68 लाख रुपीस 75,877 रुपीस का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। वैनिटी, मास्टर बेडरूम प्लस फैमिली लाउंज, पाउडर रूम, मिडिल रूम, गेस्ट रूम प्लस स्टडी रूम प्लस बेडरूम, इस पे लगभग 1 करोड़ से अधिक का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं वो पर्दा कितने का है वो सब बता चुका हूं, बताना नहीं चाहता हूं, ये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। मगर आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, मुझे तो आपको भी हो रहा होगा, मैं थोड़ा बता दूं, वेयर द मनी वॉज स्पेंड, द कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स एट द रेसिडेंस। सबसे एक्सपेंसिव आइटम तो टीवी कंसोल है, हमेशा एडवर्टाइजमेंट में रहना है तो टीवी पे ही होगा। टीवी कंसोल पे 20,34,200 रुपीज, कंसोल पे, टीवी पे नहीं, केवल कंसोल लगाने पे 20 लाख रुपए। मिनी बार, घर में एक मिनी बार था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मिनी बार कैसे हो सकता है। मिनी बार 4,80,000 रुपए से अधिक खर्चा हुआ है मिनी बार पे। अब स्वाभाविक है, एक्साइज घोटाला किया तो मिनी बार तो होगा ही, ये व्यक्तिगत विषय है, घर में कौन बार रखता है नहीं रखता है इस पे मुझे कमेंट नहीं करना है, मगर मिनी बार सरकारी खर्चे पर यह चिंता का विषय है। 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके घर पे मिनी बार, एल शेप सोफा 6,40,000, ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट 18,52,000 रुपए, किचन इक्विपमेंट 40 लाख, किचन इक्विपमेंट, किचन का अलग था, किचन इक्विपमेंट 40,08,000 रुपए। सिल्क कारपेट, बाप रे बाप, की तो क्वीन विक्टोरिया उस पर चलती थी, सिल्क कारपेट 16,27,690। ये सिल्क कारपेट क्या होता है? कारपेट तो हम देखे हैं, सिल्क कारपेट मतलब मैं समझ नहीं पा, हाँ सिल्क कारपेट, मतलब आप सोचिए डबल एक्सेल का शर्ट कहां से लाते हैं पता नहीं, खुद ही सिल लेते हैं। और वो जो पेन जो लगाते हैं, चप्पल, ये सब करके वो सिल्क कारपेट पे चल के मिनी बार रखे हुए हैं। मतलब ऐसा हमने व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं, ना भूतो न भविष्यति। आप सोच के देखिए जरा, ऑस्कर भी छोटा पड़ जाएगा। किचन इक्विपमेंट, सिल्क कारपेट, राउंड डाइनिंग टेबल ऐसा वैसा नहीं, राउंड डाइनिंग टेबल 4,80,000 रुपए। अपहोल्स्टर्ड बेड, ये क्या होता है? 4 लाख रुपए का है, जो भी है वो अपहोल्स्टर्ड बेड, मतलब बहुत उसमें लगा होगा सुंदर सुंदर चीज। फॉक्स लेदर क्लैडिंग, ये पता नहीं कोई लेदर क्लैडिंग है, वो 6 लाख रुपए का है। मतलब आप बताइए क्या हो रहा है? ये सीएजी रिपोर्ट तो इतनी मोटी है, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया हूं, मगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा हूं मैं, उसी से मैं हैरान परेशान हूं। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखिए मैं जो हूं बहुत काम करता हूं, इसलिए मुझे कैंप ऑफिस चाहिए, मेरे घर के अंदर एक कैंप ऑफिस होना चाहिए और स्टाफ ब्लॉक होना चाहिए। तो कैंप ऑफिस और स्टैंप ब्लॉक के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाद में करोड़ों रुपए सैंक्शन भी हो गए, स्टाफ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसका कोई मेंशन नहीं है, और कैंप ऑफिस बीच में ही रोक दिया गया। अक्टूबर 2023 को जब यह रिपोर्ट छपी,
उस समय कैंप ऑफिस बना ही नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस ने लिख के दिया कि ये कंप्लीटेड है। रिपोर्ट में 100% कंप्लीट लिखा गया है, मगर बना नहीं था, पेंडिंग था। और इसमें जो पेमेंट किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, वो कंप्लीट नहीं होने के बावजूद, एग्रीमेंट हुई थी 19.87 करोड़ का कैंप ऑफिस के लिए, बिना कंप्लीट किए 19.22 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। कंप्लीट नहीं हुआ कैंप ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर को लगभग पूरा पेमेंट दे दिया गया। और सर्विस एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स वर ओवर एस्टिमेटेड, कैंप ऑफिस में ओवर एस्टिमेटेड बाई 1.41 करोड़ एट कैंप ऑफिस और 86 लाख रुपए एट स्टाफ क्वार्टर, ये ओवर एस्टिमेट किया गया। और डाइवर्शन ऑफ फंड किया गया। क्या डाइवर्शन ऑफ फंड किया गया? अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ का सैनिटरी आइटम, फर्नीचर और जिम अपने घर में लगा लिया और लिख दिया कि ये 2 करोड़ रुपए, 1.87 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, जो सीएजी ने लिखा है, ये 1.87 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस में खर्च हुए हैं और स्टाफ ऑफिस में खर्च हुए हैं। और जिम और सैनिटरी आइटम, वो टोटो का जो हमने दिखाया था आपको रिमोट कंट्रोल, ये सब अरविंद केजरीवाल जी के घर में लग गए और लिखा कहीं और का। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे 8 सर्वेंट क्वार्टर चाहिए, क्योंकि मैं बहुत काम करता हूं, तो कोई पैर दबाने वाला, कोई हाथ दबाने वाला, बाकी गला तो वो दबा देते हम लोगों का, बाकी उनका पैर हाथ दबाने वाला कोई चाहिए, तो सर्वेंट क्वार्टर 8 चाहिए। तो 8 सर्वेंट क्वार्टर के लिए उन्होंने 33 शामनाथ मार्ग में अलॉटमेंट करवाया, मगर इस सारे का खर्चा 6 फ्लैग स्टाफ मार्क अपने घर में लगवाया। अलॉटमेंट पैसे का किसी और जगह के लिए हो रहा है, मगर पैसा जुड़ा हुआ है उनके घर के अंदर का, और इसका जो एक्स्ट्रा वर्क है ये सब पैसा डाइवर्ट उन्होंने अपने घर में कराया 8 सर्वेंट क्वार्टर का। ठीक उसी प्रकार अंत में सीएजी कहती है कि डिविएशन इन एग्रीमेंट क्वांटिटीज, बहुत सारे ऐसे आइटम थे जिनमें डिविएशन होने के कारण लगभग 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े हैं। ये सारा विषय आप जानते हैं, ये मोटा मोटी एक सीएजी का एनेक्सर है, मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे, मगर उनके घर में जो बिल्डअप एरिया मैंने बताया 1905 स्क्वायर मीटर का था, जो कि लगभग 21,000 स्क्वायर फीट होता है। हम सब दिल्ली में रहते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए, 21,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया में केजरीवाल साहब रहते थे। 8 बेडरूम थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेडरूम थे, 3 मीटिंग रूम थे, किचन 2 थे बड़े बड़े, एक तो ऊपर भी था, और ड्राइंग रूम 2 थे, 12 टॉयलेट्स, एक फूल 2 माली, यहां 12 टॉयलेट्स, डाइनिंग रूम 1, टॉयलेट्स और टोटो आपको याद है, सोफा सेट 14, टेबल 28, चेयर 31, बेड 3, मैट्रेस 3, कर्टन्स 12, वुडन ब्लाइंड 6, कारपेट्स 4, फ्लावर वेस डाइनिंग टेबल, ये सब एक एक फ्लोर का है। ऐसे 3 फ्लोरों का यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया गया है और सारे विषय। तो आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबित पात्रा आज एक बार फिर शीश महल का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठे थे। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से शीश महल को बनाने में जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला था केजरीवाल का, जिसके ऊपर तमाम अब बवाल छिड़ा हुआ है कैग की रिपोर्ट आने के बाद, किस किस तरह से उसमें घपले घोटाले किए गए, किस तरह से टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, किस तरह से अलॉटमेंट किसी एक जगह का पर हुआ और उस पर पेमेंट कहीं और कर दी गई, और किस तरह से बिना निर्माण पूरा हुए ठेकेदार को पेमेंट भी कर दी गई, इसका भी खुलासा कर रहे थे। तो इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले, पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समुंदर पार भी दमके।
ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अभी हम जिस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे बीजेपी की, वही आज दिल्ली का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है पिछले कुछ समय से, जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है। शीश महल पर बड़ा खुलासा। दिल्ली चुनाव के ऐलान से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बड़ा सवाल यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए बने बंगले के रेनोवेशन में एस्टिमेटेड लागत 8 करोड़ रुपए से बढ़कर 35 करोड़ रुपए कैसे हो गई। कट्टर ईमानदार का दावा करने वाली पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए जनता की गाढ़ी कमाई से 5 स्टार सुविधा वाले शीश महल की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई। पीएम मोदी ने दिल्ली में परिवर्तन रैली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब दिल्ली की जनता परेशान थी, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनाने में जुटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएजी ने शीश महल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड परिसर के रेनोवेशन की लागत 7 करोड़ 91 लाख रुपए को 2020 में 8 करोड़ 62 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी की फाइनल रिपोर्ट में कुल खर्च 33 करोड़ 66 लाख रुपए बताया गया है। रिपोर्ट में 96 लाख के पर्दे, 39 लाख के किचन के सामान, दीवारों पर 66 लाख के मार्बल स्टोन और 4,80,000 के मिनी बार जैसी विलासिता की कई चीजों पर जमकर खर्च हुआ। पिछले दिनों गरीब परिवारों को अपने सपने के घर की चाबी सौंपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमने पिछले वर्षों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान दिया है। मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरी प्राथमिकता गरीबों के लिए घर है। बीजेपी का दावा है कि सीएजी की ये रिपोर्ट पूरी नहीं है। अभी सच यह है कि केजरीवाल के बंगले के रखरखाव और मरम्मत में 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि 2023-24 के खर्च के बारे में अभी खुलासा आना बाकी है। बीजेपी का आरोप है कि बंगले में मौजूद सुपर क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य चीजों की खर्च की सूची अगर बने तो इसकी लागत 80 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का मानना है कि यह सीएम का आवास है, इसमें जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वही रहेगा, उनका यह व्यक्तिगत घर नहीं है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने सीएम आतिशी को चुनौती देते हुए कहा है कि वो एक बार इस बंगले को आम आदमी के दर्शन के लिए खोल दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की परिवर्तन रैली में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब दिल्ली की जनता जूझ रही थी दवा के लिए और ऑक्सीजन के लिए, तब मुख्यमंत्री अपना शीश महल बनाने में जुटे हुए थे। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा, अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2020 में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। ये सीएजी रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश का दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ वो बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और इस मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आइए देखते हैं दरअसल कि उन्होंने कहा क्या संदीप दीक्षित, क्योंकि कांग्रेस भी इस पूरे हमले में शामिल हो गई है। जो ये शीश महल या मुख्यमंत्री निवास, जो भी आप इसको शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, अपने में ये दिल्ली में जो पिछले 10 साल में हुआ भ्रष्टाचार है उसका ये सबसे बड़ा, हो सकता है कीमत के हिसाब से सबसे बड़ा नमूना ना हो, लेकिन वो इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना बन के आता है। तो इस खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इस हमले में 8 जवान शहीद हो गए हैं, एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। कुल मिलाकर 9 लोग शहीद हुए हैं। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बीजापुर में बड़ा हमला हुआ है। हमले में 8 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया, आईईडी ब्लास्ट किया गया है इस हमले में, और ये बताया जा रहा है कि बख्तरबंद गाड़ी थी जवानों की, उस पर हमला किया गया है। सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया। हमले में एक ड्राइवर समेत 9 जवान शहीद हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, क्या है पूरी खबर? ये आपको पूरी घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली ने जवानों को लेकर जा रहे वाहन पर ब्लास्ट कर दिया है। इस हमले में 8 जवान शहीद हो गए हैं। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। सोमवार को बीजापुर जिले के कुटरू इलाका में ये जो बख्तर बंद है, यहाँ पे गाड़ी ब्लास्ट चपेट में आई है। इस ब्लास्ट में कई जवान गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। वो अबुझमाड़ का जंगल इलाका है, जहाँ पर घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इस रात में देर रात में जब मुठभेड़ में एक जो डीआरजी का जवान है, प्रधान आरक्षक सन्नू करम भी शहीद हो गया था। जो घटनाक्रम जो बताई जा रही है, जो आज शाम की घटना, लगातार इसमें इस इलाके में जवान निकले हुए थे और इसमें करीबन 9 जवान मारे गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कुछ दिन पहले ही नक्सल प्रभावित इलाका है, जो जहां पर 3 नक्सली को जवानों ने मार गिराया था और छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों राज्यों में करीब 300 जवान मौके पर मौजूद थे। कुछ दिन पहले उड़ीसा का जो नवरपुर इलाका है, इस इलाके में भी नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जहां पर जवानों नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में बस्तर में कुल 217 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। 879 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में नक्सल सामान भी बरामद हुआ है। इनमें 261 आईडी, 888 डेटोनेटर, 1229 की संख्या में कारतूस बरामद हुआ है। कुल मिलाकर आज ये जो घटनाक्रम हुआ है, कहीं न कहीं जिस तरह से बस्तर में 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि नक्सल समस्या को समाप्त कर देना है, तो कहीं न कहीं नक्सली भी बौखलाए हुए हैं आज और जिस तरह से जवानों पर उन्होंने हमला किया। जी बिल्कुल, अबूझमाड़ में ये कार्रवाई कुछ दिन पहले से ही चल रही थी। कल आप ही की तरफ से ये जानकारी आई थी, हमने रिपोर्ट्स भी चलाई थी कि 4 माओवादियों को ढेर किया गया था। एक जवान की भी मौत हुई थी जिसका जिक्र अभी आपने किया। क्या ये उसी ऑपरेशन का हिस्सा है, क्योंकि वो ऑपरेशन तब भी जारी था, इसको ऐसे ही समझा जाए? ये निखिल, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, बस्तर का जो इलाका है अबूझमाड़ नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले 1 साल में सुरक्षा बलों ने सबसे ज्यादा कार्रवाई यहीं पर की थी। इस वर्ष नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है, जिनमें बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा जिले शामिल हैं। या पहले यहाँ पर मौजूद रहते थे, इसलिए इस इलाके में जो गांव का विकास भी नहीं हो पाया था और जो अब वो इलाके को छोड़कर भाग गए हैं। आने वाले 2026 तक जो जिस तरह से नक्सल समस्या को खत्म करने की भी बात की थी, कल जिस तरह से अबूझमाड़ के इलाके में 4 नक्सलियों को जवानों ने, सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और जिसमें एक सुरक्षाकर्मी जो शहीद भी हो गए थे। और आज जिस तरह से ये बड़ी घटना देखने को मिली है कि वहां पर जो नक्सलियों पुलिस की मुठभेड़ में जो वाहन को नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया है, उसमें से 8 जवान शहीद हो गए हैं। जी
जी, निश्चित तौर पर इस पर आप और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जो घायल हुए हैं, आप बार बार बता रहे हैं कि कुछ लोग घायल ज़रूर हुए हैं, इसमें उनके बारे में कुछ अपडेट्स आपको मिल पाए हैं? क्या कुछ जानकारी है और ये कितनी देर पहले की घटना है? ये 3 बजे के लगभग की घटनाक्रम है और बक्सर के आईजी जो पी सुंदर राज है उनसे हमने फोन पर बातचीत की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो घायल है उन्हें बेहतर उपचार के लिए वहां पर स्थानीय प्रशासन को भेजा गया है, एम्बुलेंस भेजा गया है और घायल जो वहां पर जो घायल हुए, जो जवान घायल है, उन्हें स्थानीय जो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर लाया जाएगा। फिर उनके बाद उनका उपचार वहां पर किया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें रायपुर भी लाने की तैयारी, हालांकि उस इलाके में अभी भी सुरक्षा बल और जवानों के बीच में एक मुठभेड़ भी चल रही है। जी ठीक है, उस मुठभेड़ के बारे में कुछ अपडेट्स हैं? क्योंकि ये जैसा कि आपने बताया कि ये लगातार वहां पर जो शिकंजा है वो कस रहे हैं सुरक्षा बल और नक्सलियों के पांव उखाड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये कहा जाए तो पिछले काफ़ी दिनों के में अगर ये एक बड़ा नक्सली हमला माना जाएगा जहां पर 8 जवान शहीद हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि ये एक तरह से अपनी आखिरी कोशिश में है नक्सली? निखिल, आपको मैं एक बार सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2026 तक नक्सल को खत्म कर देना है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार है नक्सलियों के पुनर्वास की नई नीति के तहत जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, हिंसा के पीड़ितों को 15,000 रुपए घर देने की भी बात कही है। उनके लिए कौशल प्रशिक्षण भी किया गया है और साफ तौर पे एक बात उन्होंने कहा है कि नक्सली हिंसा का साथ छोड़ दें, जो उन्होंने बंदूक उठाई उन्हें छोड़ दें, हम उन्हें विकास जो बस्तर के विकास में सहयोग करें। मैं पिछले 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ हुए बड़े ऑपरेशन की कुछ जानकारी आपको बताऊं। 2 अप्रैल को बीजापुर जिले में 13 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। 15 अप्रैल को नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। 10 मई को बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर किया था। 13 मई को नारायणपुर के जिले में 8 नक्सली मारे गए थे। 15 जून को जो ओरछा इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 17 जुलाई को जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का बॉर्डर है उस इलाके में नक्सलियों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था जवानों ने। 3 दिसंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा के बॉर्डर पे भी जो पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ था उसमें 9 नक्सलियों को मार गिराया था। और 4 अक्टूबर को जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ था नक्सलियों के खिलाफ में, सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 31 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अबुझमाड़ का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बस्तर में जो आने वाला अबुझमाड़ नक्सलियों का सबसे बड़ा सुरक्षित इलाका माना जाता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और ये भी माना जाता है कि अबुझमाड़ में सब कुछ सचमुच अपने नाम के अनुरूप ही अबूझ है और नक्सलियों की एक बादशाहत वहां कायम थी जिसको लगातार अब जो सुरक्षा बल हैं वो उसको तोड़ रहे हैं और ये अभियान लगातार जारी है। ये मैं इसको इस तरह से भी लेता हूं कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। फिलहाल आप जो वहां से जुड़े हुए जो खबरें हैं, जो अपडेट्स हैं, वो हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सोमेश इस तमाम बातचीत के लिए। और अब बढ़ेंगे अपनी चर्चा की तरफ जिसमें हम शीश महल की चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसने दरअसल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ नवीन दुबे जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक समझे जाते हैं, दरअसल राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक भी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। तो कहते हैं कि जब कई बार कोई गलती हो जाती है तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, और शीश महल जिसको बार बार कहा जा रहा है शायद वही है जो घूम घूम कर बार बार आ जा रहा है। अब एक बार सीएजी के माध्यम से फिर से आ रहा है और सब फिर से आया है तो नए खुलासे भी फिर हो रहे हैं। निखिल, मैं समझ रहा हूं कि ये गलती नहीं है। ये एक तरह से आप ही देखें कि जो बीजेपी शीश महल की बात कहती है वो एक तरह से केजरीवाल का अहंकार। दरअसल मैं पाप शब्द यूज करना चाहता था लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, मैंने स्वयं को रोका। आप कह सकते हैं कि ये पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का एक अहंकार है। अहंकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भारत के अलग अलग स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर आते हैं, नए चीफ मिनिस्टर आते हैं, उनके बिल्डिंग, उनके घर का रिनोवेशन होता है। वो एक प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एक आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटीज है कि सीएम के आवास का रिनोवेशन होगा, उसमें जो पुराने चीज़ें बदले जाएंगे, नई चीज़ें आएंगे। लेकिन इस तरह का रिनोवेशन शायद भारत के इतिहास में किसी स्टेट के सीएम के लिए नहीं हुआ होगा। जी, अगर सीएम के लिए दिल्ली के तमाम जो आवास अलॉटेड है
उसमें सबसे बेस्ट जगह को चुना गया था और उसके रिनोवेशन पे जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो बात कह रहे थे अभी संबित पात्रा जी कि अगर उसकी कुल लागत से 7,91,00,000 बताई गई थी, वो एक साल के बाद उसका 8.5 करोड़ हुआ। लेकिन सवाल ये है कि 2022 तक में जब पीडब्ल्यूडी ने 2020 में पीडब्ल्यूडी ने जब अंतिम उसकी सारी ये की रिपोर्ट की समीक्षा की तो वो खर्च बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ 34 करोड़ हो गया। ये एक बेईमानी है, ये एक अहंकार है। अहंकार ये है कि आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आप उस सब चीज को धता बताते हुए आपने वो सारी चीजें की जो शायद वो अपने अहंकार में कि वो सीएम जो एक जनता के से चुने हुए सीएम था वो नहीं कर सकता था। आपने जो किया वो इसलिए किया कि आप एक ख्वाब जो शीश महल का एक कंप्लीट जो आप देखना चाहते थे फिल्मों में वो आपने अपने घर के लिया। तो वो जनता को, दिल्ली के लोगों को एक सदमा तो जरूर लगेगा इस बात से कि जो कट्टर ईमानदार की पार्टी कहते थे, जो आदमी चप्पल पहन के अभी भी मफलर लगा के पब्लिक के बीच में आते हैं, तो वो उनके साथ धोखा है। तो आज जो सीएजी की रिपोर्ट के बाद जब आप इस सारे खुलासे देखते हैं तो मुझे लगता है कि केजरीवाल के इमेज पे ये सबसे बड़ा डेंट है और आने वाले चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी निश्चित तौर पर अगर मैं नवीन दुबे जी आपसे समझना चाहूं कि आपको लगता है कि ये दरअसल कहीं ना कहीं इसको ये समझा जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता को ठग लिया अरविंद केजरीवाल ने, ये शीश महल चीख चीख कर ये गवाही दे रहा है और उस पर अब बोलने से भी कतरा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, जब कोई सरकार आती है, कोई भी मुख्यमंत्री होता है, उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है और 21,000 वर्ग फीट के अंदर जो उन्होंने अपना काम करवाया, जिस तरीके की प्रेस वार्ता करके संबित पात्रा जी बता रहे थे, मैं उनसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूं कि देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने, उनकी जमीनें कहां से खरीदी गई? अच्छा, एक दिक्कत नवीन जी यही है कि सवाल के बदले सवाल होते हैं। जब सवाल आपकी शीश महल पर हो रहा है तो आप उनके कार्यालय और व्हाइट हाउस तक पर क्यों जा रहे हैं? सवाल अभी आपसे है। आपने वादा किया था कि कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे। अब उसके बाद अगर आप शीश महल बनवाते हैं और उसमें इतने घपले घोटाले, जिसमें टेंडर प्रक्रिया का पालन न किया जाए, जिसमें काम हुए बगैर 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट दे दिया जाए, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब दीजिए। बीजेपी वाले उसका जवाब देंगे? नहीं, उसका जवाब भी देंगे। जब सवाल आप उठा रहे हैं, आपका ही दामन पूरा के पूरा काला पड़ा हुआ है और आप दूसरे से सवाल कर रहे हैं, सवाल तो उठेगा कि 467 करोड़ का जो काम प्रधानमंत्री आवास में हुआ, कितने एकड़ में वो फैला हुआ है? कोई जरूरत है उतनी जगह की? नहीं है ना। एक प्रधानमंत्री तो अकेले है, केजरीवाल तो परिवार के साथ रहते हैं, उन्हें जरूरत है कमरों की। तो ये क्या अभी बना है? ये प्राइम मिनिस्टर का जो आवास है ये अभी नया बना है? कोविड पीरियड में 467 करोड़ का टेंडर हुआ है, काम हुआ पीएम आवास में। ये आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी चीज मैं जो कह रहा हूँ, देखिए ऐसा पूरे देश में आपने भारतीय जनता पार्टी के 500 से अधिक कार्यालय बनाए। कहां से आया वो पैसा? कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से खर्च किया या जनता का पैसा खर्च हुआ? आरएसएस का नागपुर में आपने लगभग 400 करोड़ से अधिक तो पार्टी ने उसको बनाया, उसके लिए तो कोई खर्चा लिया नहीं होगा, मैं समझता हूँ। अरे भाई, आप एक चीज बताइए, पैसा आया कहां से? अच्छा। पार्टी फंड से खर्च हुआ तो उसकी रिपोर्ट सामने कर दें कि भाई इतने की जमीन खरीदी, इतने रुपए का ये हुआ, भ्रष्टाचार तो हुआ। और ठीक है, अब आपने सवाल पूछ लिया बीजेपी से, मैं मान गया, आपकी बात मान गया, आपने बीजेपी से सवाल पूछ लिया। अभी जब आएंगे उनके पास तो ये सारे सवाल के जवाब उनसे पूछ लेंगे। अब आप शीश महल पर बताइए। देखिए ऐसा है, एक मुख्यमंत्री का आवास है और अगर उन्होंने उसमें 38-40 करोड़ रुपए खर्च किया तो जरूरत लगी होगी तब खर्च। तो गलत तरीके से खर्च करेंगे? 19 करोड़ रुपए का पेमेंट बिना काम हुए करेंगे? क्या टेंडर प्रक्रिया गलत तरीके से भरी जाएगी? क्या स्पॉट पे टेंडर दिए जाएंगे? क्या 1 करोड़ के पर्दे लगाएंगे? क्या बार मिनी बार बनाएंगे 5 लाख का? ये कहा था दिल्ली की जनता से। उनकी जरूरत क्या मिनी बार की है? 1 करोड़ के पर्दे की है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक चीज करूं, जो टीक वुड की बात हो रही थी, सुपीरियर टीक वुड, पीएम हाउस में कौन सी वुड लगी हुई है? पीएम हाउस की बात मत करिए आप। अभी चलिए, बार क्यों बनवाया? 1 करोड़ के पर्दे क्यों लगवाए? और फिर टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ये आपराधिक श्रेणी में आता है। मुझे अभी नहीं मालूम है, ये चूंकि मामला नया आया है, लेकिन मुझे तो लगता है इस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो कार्यालय बना उस पर भी दर्ज होना चाहिए। उसका अगर हो सकता तो करा दीजिए। 2 मंजिला कार्यालय वो हो सकता है तो करा दीजिए। वो उनकी निजी संपत्ति है, वो उनकी निजी संपत्ति है, हो सकता है तो करा दीजिए। वो जनता के पैसे से नहीं बना है।
अब आप दो चीजों को मत जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पार्टी के पैसे से बने हैं। अभी जो है गिरी जी बैठे हैं, वो इसका जवाब दे देंगे। तो लाए, भारतीय जनता पार्टी तो छिपाती है चीजों को। आप हमको बताइए शीश महल पर क्या जवाब है? शीश महल नहीं कहेंगे, एक मुख्यमंत्री का आवास, और जो जरूरत होती है जिस तरीके से 18% जीएसटी बढ़ा है, 40 करोड़ का है, 40 करोड़ सिर्फ रेनोवेशन में लगे हैं, 33 करोड़ अभी पहली। अंदाजा लगा लीजिए कि आम जनता की महंगाई कितनी होगी। सामान्य घर बनाने में 18% से 28% जो इंफ्रा के आइटम है उस पर आप तब सोचिए, आप जब आम जनता की चिंता नहीं की, 18% उसमें लग जा रहा है, और आपने 38 करोड़ सिर्फ 33 करोड़ रेनोवेशन में लगा दिए। इंफ्रा के प्रोडक्ट पर आप 28% जीएसटी इस देश में ले रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, तो आप देश को लेके कहां जा रहे हैं? तो वही तो पूछा जा रहा है कि जिसका मुख्यमंत्री वादा करके, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि देखिए कहां जा रहे हैं, जिसका मुख्यमंत्री वादा करके और 33 करोड़ का अपने लिए घर बनवा लेता है, कहता है मैं मकान नहीं लूंगा। मोरालिटी की भी कुछ बात होती है। फैमिली है, परिवार है मुख्यमंत्री का। हाँ। प्रधानमंत्री का तो कोई परिवार नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई परिवार नहीं है। वो तो एक कमरे में गुजारा कर लें ना, क्या क्यों नहीं करते हैं? क्या जरूरत है इतने बड़े बंगले की उनको भाई? आप ये कह रहे हैं कि ठीक किया, आप ये कह रहे हैं कि ठीक किया। सुनिए, तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक किया, अगली बार आएंगे तो फिर उप मुख्यमंत्री का भी बनवाएंगे, बाकी मंत्रियों के बनवाएंगे, उनकी भी जरूरतें होंगी। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं ना, आप डिफेंड कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ठीक किया। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही बात कह रहा हूं जो सच्चाई है। देखिए, उनको अपनी जरूरत है, उनकी फैमिली है, उनको आपने मान लिया उनकी जरूरत है 33 करोड़ का रेनोवेशन, जिसमें मिनी बार और 1 करोड़ के पर्दे, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। वो आपने जरूरत बताई, कम से कम दिल्ली की जनता को समझ में आएगा कि आम आदमी कहने के लिए अपने आप को बताते थे टोपी पहन के, आम आदमी, मैं अन्ना के साथ में आम आदमी हूं और उनकी ये जरूरतें हैं। आपने बताया, बहुत अच्छा है। मैं जाऊंगा धनंजय गिरी के पास। धनंजय गिरी ये कह रहे हैं कि भाई आपने भी तो बहुत सारे अपने पार्टी के कार्यालय बनाए थे, और प्राइम मिनिस्टर का भी घर बना हुआ है, बहुत सारे पूरे जो उत्तर प्रदेश में इतने सारे राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्रियों के भी घर बने हैं, तो केजरीवाल ही क्यों घर बनवा लिया, तो क्या दिक्कत है? ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए अपना, एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए धनंजय जी। निखिल जी, केजरीवाल जी के करप्शन की कहानी कहता हुआ शीश महल, दिल्ली वालों को ठगे जाने का एहसास कराता हुआ शीश महल, और जब आप करोड़ों के पर्दे, 8 लाख के टोटो टॉयलेट से उठ करके 5 करोड़ के मिनी बार से आप जो भी पेय सेवन करते हो, उसको करने के बाद अगर 50 रुपए का शर्ट पहनकर और 5 रुपए का पेन लगा करके बाहर आते हैं, तो आप जनता को मूर्ख बनाने का एक बहाना करते हैं। जनता को अब क्या ठगना चाहते हैं? आप आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी, इस देश के जितने सुल्तान हुए, जितने राजे महाराजे हुए, जितने निजाम हुए, वो आपको देख करके नीचे किए हुए सर, क्योंकि जब जनता कोरोना में त्राहिमाम कर रही थी, उस समय आप अपने अय्यासी के सामान जमा कर रहे थे। आपने दिल्ली की हवा पानी जवानी किसी को भी नहीं छोड़ा। 14,400 करोड़ 449 करोड़ के नुकसान में दिल्ली का बजट है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आवास आपने बनाया, वो दिल्ली की गरीब जनता के पैसे से बनाया। ये जो महल ले जा रही है, अपनी कुर्सी ला रही है, ये इसमें खूने गरीबा की बू आ रही है, टैक्स पेयर को अपने ठगे जाने का एहसास करा रही है। कि आप इतनी बेशर्मी से आप डिफेंड कर रहे हैं श्रीमान। और भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यालय बने हैं, तो आपको पहले यह पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कैसे बना है? कैसे इसके 26 करोड़ कार्यकर्ता बने हैं? कैसे इसके 10 करोड़ 12 करोड़ 6,000 अभी नए कार्यकर्ता कैसे बन गए? आपको यह पूछना चाहिए कि कैसे इतने कार्यकर्ता बन गए। लेकिन चूंकि आपकी नजर पाप पे है, आपके मन में पाप है, चोर है, क्योंकि आपकी नजर सिर्फ धन पे है। एक बंगला बने न्यारा जो लगे प्यारा प्यारा, जिस पे हम, और ये जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बने हैं, इसमें अनगिनत लोगों ने, स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी जमीनें दी है, अपने श्रमदान दिया है, चंदा दिया है पार्टी को। और वो पार्टी की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की नहीं है। वो पार्टी के तमाम लोग लक्षावधि कार्यकर्ता। हमारे दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि अकेले हैं, हमारे लिए पूरा देश परिवार है। ये पूरा देश हमारा परिवार है। हम 4 लोगों का परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को अपना परिवार समझते हैं। योगी आदित्यनाथ इस देश को अपना परिवार समझते हैं। ये बेशर्मी की मुस्कान और फालतू की बातें, आपके इस घटिया संस्कार आपके हो सकते हैं, ये गिरे हुए संस्कार, ये ओछी हरकतें, ये घटिया बातें वही कर सकते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जेल में। आपका बोतल और बूटी का जो काम आपने किया है, बापू को नहीं छोड़ा,
स्वराज का काम करके शराब के धंधे में लिप्त हो गए। किसको छोड़ा है आपने? नाना को छोड़ा ना आपने, जो अपने बच्चों की झूठी कसमें खाता हो वो किसी और के बच्चों का कैरियर का ख्याल रखेगा? तो दिल्ली का ख्याल रखेगा? जिस आदमी ने कहा 15 में कि 20 में जमुना साफ करेंगे, 20 में कहा 25 में करेंगे, और 25 में कह दिया कि कौन जमुना साफ करने से कौन सा वोट मिलता है। वो आदमी सोचिए भीतर से कितना करप्ट हो सकता है, वो आदमी भीतर से कितना कलंकी हो सकता है, वो आदमी इस केजरीवाल राजनीति का कितना बड़ा कलंक है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए, इस बात से आप सोचिए कि भीतर से क्या और बाहर से क्या, और भीतर बाहर दोनों नजर आ गया इस देश को। दिल्ली ने समझ लिया आपको। ठीक है विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो बार बार ये शीश महल का जो बातें बार बार सामने आ रही हैं, आपको लगता है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा और ये आपराधिक मामला भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है कि कैंप ऑफिस का स्टाफ का जो मकान बनने थे वो बने नहीं और 19 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट हो गई, तो इस तरह के तो घपले जो सीधे सामने आ रहा है। अभी तो ये ओवर एस्टिमेटेड और एक शाहखर्ची की बात आ रही थी, अब इसमें घपले की भी बात सामने आ रही है। देखिए जो दोनों प्रवक्ता अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि केजरीवाल जी को ये जरूर लगने लगा है कि दिल्ली के असेंबली के चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पे रिएक्शन शीश महल पे किया है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को पहले परिवर्तन रैली में, उससे पहले जो गरीबों को घर देते हुए जो 1400-1500 गरीब परिवारों को जो चाबी देते हुए उन्होंने कहा था, उस रैली में उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो कुछ लोग अपने लिए शीश महल बनाते हैं, हमने 4 करोड़ लोगों के घरों की अपने सपने के महल की चाबी दी है। तो ये उसके बाद जो है केजरीवाल जी ने इसके नैरेटिव को चेंज करते हुए कहा कि ये घर जो है कोई इनका निजी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, कोई सीएम ही आके रहेंगे। तो इतना दुबे जी मैं आपको पक्का यकीन दिला रहा हूं कि अगर वो मुख्यमंत्री बने ना बने अभी तो जनता फैसला करेगी, लेकिन सीएम केजरीवाल होके वो सीएम आवास नहीं जा रहे, अब वो दोबारा इस कलंक को नहीं लेंगे। अभी आपके जो वर्तमान सीएम है अतिशी जी, उनको ये पीडब्ल्यूडी ने फिर से हैंड ओवर टेक ओवर के बाद ये अलॉट किया है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो उसमें जा पाई हैं सीएम अतिशी जी। तो आज अगर आपको ये बात कह रहे हैं प्रवेश वर्मा जी ने, अभी वो विधायक कैंडिडेट भी हैं आप उन्हीं क्षेत्र से जो केजरीवाल जी के अगेंस्ट में, तो उन्होंने कहा है कि एक बार जनता को भी तो दर्शन करा दो यार, उसी के पैसे का है, क्यों नहीं खोल देते? एक बार सीएम के ही कस्टडी में है, एक बार खोल दीजिए, लोग देख लेंगे। जो ये बीजेपी की जो आरोप लगा रहे हैं जनता खुद देख लेगी भाई कैसा ये शीश महल है, पैसा तो उसी का लगा है। हाँ बिल्कुल, आपने इंपॉर्टेंट ये है, मैं एक लाइन सिर्फ जोड़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट मोरालिटी का है। मोरालिटी के सवाल पे आपका ये शीश महल बहुत भारी पड़ रहा है। कोविड के दौरान में जब आप पीएम की बात कर रहे हैं तो देश को एक नया संसद भवन मिला है, याद कीजिएगा। आप लोग बहुत कंपैरिजन, तुरंत आपको सवाल शीश महल पे पूछा जाता है, आप सीधे आ जाते हैं पीएम आवास पर, आप सीधे आ जाते हैं संसद भवन जी। तो ये बात जानिए कि इस देश की एक बड़ी उपलब्धि है कि कोविड के दौर में उसको एक नया संसद भवन मिला है, जिसमें आने वाले टाइम के 30-40 साल तक, 50 साल आप कह सकते हैं कि देश के जनसंख्या के हिसाब से जो सांसद चुन के आएंगे उनके लिए एकोमोडेशन बना है। लेकिन ये शीश महल से इस दिल्ली को क्या मिला है, इस सवाल का अगर आपको जवाब हो तो आप बेहतर दे सकते हैं। ठीक है, नैतिकता का जो सवाल है दरअसल उस पर, और आपने देखा होगा कि इस तरह की बातों पर एक लाइन का कहीं जवाब दे दिया होगा। अदरवाइज कल भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन इस पूरे विषय पर, शीश महल पर सुई पटक सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। अब नवीन जी जैसे जो साथी हैं उनके उनको जरूर डिफेंड करते हैं, लेकिन ठीक है, चलिए इस विषय पर आज चर्चा इतनी ही। धनंजय जी आपका, नवीन जी आपका और विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।